संभव ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं जी.आर. चौधरी और आप मेरे साथ पढ़ोगे साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और हर एक एग्जाम में मैं कह सकता हूं कि इससे संबंधित एक सवाल तो आपको पक्का देखने को मिलेगा। साथ में आज का जो टॉपिक होगा वो यूँ कह सकते हो कि थोड़ा सा हार्ड मान सकते हो, इसको कठिन मान सकते हो। ये समझने में थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको पूरी तरह से समझा पाऊं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बुद्धि से संबंधित। और मैं आपको बताता चलूं कि जो बुद्धि है वो उससे सवाल किस प्रकार के देखने को मिलते हैं कि बुद्धि के जो सिद्धांत है, बुद्धि उसके सिद्धांतों से संबंधित सवाल देखने को मिलता है। बुद्धि जिसको अंग्रेजी में इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आपने नाम भी सुना होगा। इंटेलिजेंस को आज हम समझेंगे बुद्धि क्या है और बुद्धि से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत किस किस विद्वानों ने दिया। मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि जो बुद्धि के सिद्धांत है उनमें से ज्यादातर सवाल उन्हीं में से पड़ते हैं। बाकी बुद्धि के बारे में बहुत डिटेल से साइकोलॉजी में समझाया गया, लेकिन बुद्धि के सिद्धांत सीधा हम बुद्धि के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको यह बता दूं कि वास्तव में बुद्धि है क्या। देखो, सामान्य लोग या सामान्य व्यक्ति ये मानता है कि किसी को याद होता है तो वो कहता है ये बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि ठीक है, इंटेलिजेंट है, बहुत मोर इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान। लेकिन वास्तव में बुद्धि न तो कोई रटने की विद्या है और न कोई किसी के पास ज्यादा ज्ञान हो तो वो बुद्धिमान होता है। बुद्धि की एक्चुअल में देखा जाए तो मैं देखो समझना आप, बुद्धि की तीन बातें होती है कि तीन जो बातें हैं वो बुद्धि में शामिल की जा सकती है। तीन बातें कौन कौन सी है, देखो ध्यान से समझना। तीन बातें, पहली बात है कि अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन जिसमें हो वो क्या है, बुद्धि है, अमूर्त चिंतन। दूसरी बात इसमें यह हो सकती है कि पूर्व ज्ञान का उपयोग हो, पूर्व ज्ञान का उपयोग हो। अभी मैं समझाऊंगा पूर्व ज्ञान का उपयोग करता हूं। और तीसरी इसमें बात आती है समायोजन। ये तीनों चीजें, समायोजन, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, बुद्धि बनाती है। अमूर्त चिंतन का मतलब है आपके लिए, देखो कि जब हम पढ़ते हैं तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में पढ़ा कि आपकी किताब में किसके बारे में लिखा है, परमाणु के बारे में। या सीधा एग्जाम्पल में लूं कि आपकी किताब में किसके बारे में लिखा है, स्विट्जरलैंड के बारे में। आप स्विट्जरलैंड गए नहीं, आपने स्विट्जरलैंड को सामने देखा नहीं, आपने किताब में पढ़ा और उसका एक डायग्राम दिमाग में बन जाता है। या आप ताजमहल के बारे में पढ़ रहे हो, अब ताजमहल है नहीं, आपने देखा नहीं, ताजमहल आगरा में आप गए नहीं, कभी आपने देखा नहीं, लेकिन उसका विवरण आप पढ़ोगे और उसका एक डायग्राम दिमाग में बन जाएगा, उसके बारे में आपका चिंतन बढ़ने लगेगा। जो चीज है नहीं उसके बारे में भी आप सोच सकते हो, जिसको आपने देखा नहीं उसके बारे में भी ईश्वर की एक कल्पना की जा सकती है। तो ऐसा जब अमूर्त चिंतन हो तो वो क्या कहलाता है, बुद्धि है। साथ में इसका और उपयोग क्या है, बुद्धि का उपयोग, पूर्व ज्ञान का उपयोग। बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है जो अपने ज्ञान को, जो पहले का ज्ञान है उसका उपयोग आगे उपयोग कर सके। जैसे एक बच्चे को मैंने सिखाया कि 2 + 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। मैंने उसी बच्चे को समझाया कि 2 और 2 को कैसे जोड़ना है, कि 2 की जगह 2 लाइनें खींचो, फिर इस 2 की जगह 2 लाइनें खींचो और जोड़ा 1, 2, 3 और 4, तो उत्तर कितना आया, 4। तो उसका पूर्व ज्ञान ये हुआ। अब उसके बाद में आगे कोई समस्या आई, उसको पूछा कि 5 + 5 कितना होता है, तो वो बच्चा क्या करेगा, इसी पूर्व ज्ञान का उपयोग करेगा। तो इसकी जगह कितनी लाइनें खींचेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर वो 5 खींचेगा, 2, 3, 4, 5, तो फिर गिनेगा तो कितना हुआ, 10। अर्थात
बुद्धि में अमूर्त चिंतन की क्षमता होनी चाहिए, वो बुद्धिमान होता है। अमूर्त चिंतन, जितना अमूर्त चिंतन कर सके वो बुद्धिमान होता है। साथ में पूर्व ज्ञान का उपयोग आगे आने वाली समस्याओं में कर ले, वो बुद्धिमान होता है। और तीसरा, जब नई स्थितियां पैदा हो और उस स्थिति में खुद को एडजस्ट कर ले, खुद को ढाल ले, तो वो क्या कहलाता है? समायोजन। ये तीनों चीजें हो, वो क्या कहलाती है? बुद्धि है। वो बुद्धिमान होता है जिसमें ये तीनों क्षमताएं हो, अमूर्त चिंतन की क्षमता हो, पूर्व ज्ञान का वो उपयोग करता हो, और समायोजन जिसमें हो, वो वास्तव में बुद्धिमान होता है। और ये आप में कितना है? सब में होता है कुछ ना कुछ। जिसमें ज्यादा होता है वो ज्यादा बुद्धिमान है, और जिसमें कम होता है वो कम बुद्धिमान मान सकते हो। जैसे पागल होता है, वो क्या बुद्धिमान थोड़ी होता है? बुद्धिमान नहीं होता। इसलिए वो क्या करता है? समायोजन नहीं कर पाता, उसमें समायोजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, वो पत्थर फेंकने लगता है, परिवार में समाज में रह नहीं सकता, वो उसमें समायोजित नहीं हो पाता, तो वो बुद्धिमान थोड़ी होता है। इसी प्रकार पूर्व ज्ञान का उपयोग कि आपने हिंदी पढ़ रखी है या गिनती पढ़ रखी है या गणित पढ़ रखी है, उस गणित आपने पढ़ रखी है और उसी का उपयोग आपने दूसरे साइंस में भी उसका यूज किया, तो ये यदि आप में कैपेसिटी भरपूर है तो आप बुद्धिमान हो। अमूर्त चिंतन, जो वास्तव में अमूर्त का मतलब है जिसकी कोई मूर्त नहीं हो, जो सामने दिखता नहीं हो, जिसका रंग रूप नहीं हो, लेकिन उसकी भी हम कल्पना कर सके, कल्पना कर पाए। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन देखे, इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है, साइंस पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की बात, परमाणु मॉडल की बात होती है, तो परमाणु मॉडल कैसे बना? इसी अमूर्त चिंतन से बना। अमूर्त चिंतन से परमाणु मॉडल बना। तो इस प्रकार ये तीन चीजें बुद्धि के अंतर्गत आती है। ये था बुद्धि का सामान्य सा परिचय, कुछ समझ गए होंगे। अब देखो, बुद्धि के प्रकार की मैं बात करूं, बुद्धि के प्रकार की यदि मैं बात करूं, तो बुद्धि के प्रकार बहुत अलग अलग विद्वानों ने, बुद्धि के प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए। बुद्धि के जो प्रकार है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। तो ध्यान से देखना, बुद्धि के कौन कौन से प्रकार है। बुद्धि के प्रकार कुछ विद्वानों ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन कौन सी बताई है एक बार देख लेना, कई बार सवाल आता है इनमें से। तो 3 प्रकार की बुद्धि होती है। थार्नडाइक और गेरेट नामक विद्वान, थार्नडाइक एक विद्वान थे, थार्नडाइक व गेरेट, इनकी मैं बात करूंगा। तो उन्होंने बुद्धि 3 प्रकार की बताई कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की बुद्धि होती है। एक होती है मूर्त बुद्धि। कौन सी? एक होती है मूर्त बुद्धि, एक होती है अमूर्त बुद्धि। ठीक है, एक होती है मूर्त बुद्धि, एक होती है अमूर्त बुद्धि, और एक होती है सामाजिक बुद्धि। किसके अनुसार? 2 विद्वानों का जिक्र किया, थार्नडाइक और गेरेट। इन्होंने कहा कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, और क्या होती है? सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि का मतलब होता है कि वो ऐसी इस प्रकार की जिसमें बुद्धि हो, वो क्या करता है कि जो सामने की चीजें है, सामने जो है उस पर विशेष ध्यान देता है। अब देखो एक और चीज, अमूर्त बुद्धि, जो सामने नहीं है उस पर चर्चा करेगा, वो उस पर ध्यान देगा। तो ये देखो, मूर्त बुद्धि वाले क्या करते हैं? मूर्त बुद्धि जिसमें ये बुद्धि होती है, वो क्या बनेगा? जैसे कारीगर है। अब कारीगर की बुद्धि क्या होती है कि पत्थर उठाया, वो मूर्त है, चीज कोई है, उसको उठाया तो उसकी एक मकान बना सकता है। अमूर्त बुद्धि का मैं एग्जांपल दूं कि इसमें जो अमूर्त बुद्धि ज्यादा होती है, वो क्या होता है? वैज्ञानिक बन सकता है। और जिसमें सामाजिक बुद्धि हो, वो समाज से ज्यादा घुल मिल कर रहेगा, सामाजिक व्यवहार ज्यादा बढ़ेगा। तो सामाजिक बुद्धि वाला एग्जाम्पल मैं दूं, राजनेता बनेगा। अर्थात बुद्धि के 3 प्रकार गेरेट और थार्नडाइक ने बताया कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ध्यान से समझना, मूर्त बुद्धि जिसमें ज्यादा हो वो क्या बनेगा? जैसे कारीगर है,
मैकेनिक है, मिस्त्री है, वो बढ़ेगा, या कोई फैक्ट्री में काम करने वाला बढ़ेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि किस में है? मूर्त में। मूर्त मतलब फिजिकल सामान बनाने में उसकी ज्यादा रुचि रहेगी, तो ये होती है मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि में किसी सामग्री की जरूरत नहीं होती, सामान की जरूरत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति जिसमें अमूर्त बुद्धि ज्यादा हो, ऐसे व्यक्ति क्या होता है? या तो लेखक होता है या शिक्षक होता है। शिक्षक क्या करता है? किसी सामान को लेके व्यवस्थित नहीं करता, उसमें क्या होता है? दिमाग वाला काम। तो शिक्षक भी मान सकते हो, उसमें शिक्षक अमूर्त बुद्धि का उपयोग करता है। और सामाजिक बुद्धि, और इसमें सामाजिक बुद्धि में क्या होता है? सोशल सर्किल बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसमें सामाजिक कार्यकर्ता मान लो, राजनेता मान लो, समाज सेवी मान लो, तो सब प्रकार की इनमें बुद्धि कौन सी ज्यादा होती है? सामाजिक बुद्धि ज्यादा होती है। क्लियर है? अब देखो, ये तो थी इसकी सामान्य सी बातें, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है बुद्धि के सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत, और ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है बुद्धि के सिद्धांत। आपको ये आना चाहिए। आप यदि साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो बुद्धि के सिद्धांत आपको आने चाहिए। और मैं कह रहा हूं बार बार, एक सवाल पक्का आएगा बुद्धि के सिद्धांतों में से। तो चलो हम फटाफट इस बुद्धि के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं कि बुद्धि के वास्तव में सिद्धांत कौन कौन से हैं और किस विद्वान ने दिया, और सिद्धांत में क्या दिया कि बुद्धि कैसी है। बुद्धि के सिद्धांतों में बात करेंगे तो बुद्धि कैसी होती है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो देखो ध्यान से समझना, पहला जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को बोलते हैं कि बुद्धि कैसे बनी हुई है। वापस मैं आपको लिख दूं, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, ये अपना टॉपिक है, मोस्ट है, वेरी मोस्ट मान लेना। इसमें से एक सवाल आता है कि बुद्धि कैसे बनी हुई है। इस पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही और उन्हीं को हम समझेंगे। तो पहला जो सिद्धांत आया बुद्धि का सिद्धांत, उसको बोलते हैं एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, अंग्रेजी इसके टर्म्स याद रखना, एक कारक सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यूनिफैक्टर। यूनिफैक्टर, यूनि का मतलब होता है एक, यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी अंग्रेजी में याद इसलिए कह रहा हूं मैं कि आपको यदि अंग्रेजी टर्म्स आपको याद नहीं है तो एक एक सिद्धांत के आपको 5-5 नाम याद रखने पड़ेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसके अंग्रेजी टर्म्स, यूनिफैक्टर थ्योरी। अब देखो इसकी हम चर्चा करेंगे कि यूनिफैक्टर थ्योरी वास्तव में थी क्या, बुद्धि कैसे बनती है। इसी पर चर्चा करने के लिए, इसी पर रिसर्च किया वो पहले विद्वान थे जिनका नाम था अल्फ्रेड बिने। बिनेट भी लिखा हुआ आएगा, बिनेट भी लिखते हैं, बिने भी लिखते हैं। बिने काफी मशहूर विद्वान थे साइकोलॉजी के, बिने, या बिनेट भी लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में। तो अल्फ्रेड बिने जो थे उन्होंने ये सिद्धांत दिया, एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी। किसने दिया? नाम था बिने। और ये देखो चित्र को आप देखना कि बिने जो थे वो कहां के थे? फ्रांस के एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म होता 1857 में और 1911 में इनकी मृत्यु हो गई। 1857 से 1911 तक ये रहे, 1857 से 1911 तक ये रहे और इन्होंने ये सिद्धांत दिया। अल्फ्रेड बिने काफी महत्वपूर्ण रहेगा साइकोलॉजी में। उन्होंने एक आईक्यू टेस्ट भी दिया था, आईक्यू टेस्ट, बुद्धि लब्धि आईक्यू टेस्ट याद रखना, आईक्यू टेस्ट। इन्होंने एक आईक्यू टेस्ट भी दिया था जिनको कहते हैं बिने साइमन मॉडल। बिने साइमन मॉडल याद रखना, बिने, अल्फ्रेड बिने और उनके एक साथ और विद्वान थे साइमन। इन दोनों ने मिलकर अल्फ्रेड साइमन बिने मॉडल दिया था। इसकी अलग से हम चर्चा करेंगे।
लेकिन आपको अभी याद रखना है कि बिने फ्रांस के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म 1857 में हुआ, मृत्यु 1911 में हुई, और उन्होंने अपने एक साथी के साथ मिलकर आईक्यू टेस्ट दिया था, जिन्हें बिने साइमन मॉडल भी कहते हैं। बिने साइमन मॉडल किसने दिया था? बिने। अब यहां बुद्धि की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां बुद्धि की बात मैं कर रहा हूं कि जो बिने थे उन्होंने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? यूनिफैक्टर थ्योरी। देखो चित्र में बड़ा मजा आ रहा है कि आपको इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि बिने है उस टाइम, देखो 1857 से 1911 के बीच में, इनके चश्मे पर ध्यान देना। चश्मे के क्या है? डंडी नहीं लगी हुई है, केवल चश्मा क्या होता था पहले? केवल ये आगे आगे लगा हुआ होता, बिना डंडी का चश्मा था। तो ये थे बिने। अब इस सिद्धांत में उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि बुद्धि में केवल एक ही तत्व होता है, बुद्धि का विभाजन नहीं होता, बुद्धि एक ही चीज होती है, अर्थात न तो इसका विभाजन किया जा सकता और इसमें एक ही कारक होता है। एक कारक का मतलब बुद्धि में कितने कारक होते हैं? एक सामान्य एक ही कारक होता है, और इसीलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ा एक कारक सिद्धांत। अब इसमें क्या कहा? एक और चीज याद रखना, ये बिने ने इसकी सिद्धांत, ये एक कारक सिद्धांत दिया था, लेकिन इसके साथ बाद में दो विद्वान और इसमें जुड़े जिसका नाम था टर्मन और स्टर्न। टर्मन और स्टर्न याद रखना, टर्मन व स्टर्न, इन दो विद्वानों ने भी इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कितने फैक्टर होते हैं? एक ही फैक्टर होता है कि किसी में कोई भी काम करो, सब व्यक्तियों में एक ही बुद्धि होती है, बुद्धि कोई अलग अलग नहीं होती। बुद्धि क्या होती है? एक ही बुद्धि होती है, चाहे वो हवाई जहाज चलाता हो, चाहे वो बैलगाड़ी चलाता हो, चाहे वो स्टडी करने वाला हो, चाहे वो शिक्षक हो, सब में बुद्धि कैसी होती है? एक कारक होता है बुद्धि का। और ये सिद्धांत क्या कहलाया? एक कारक सिद्धांत। नाम याद रखना है बिन्ने। बिन्ने से आप यूं याद रखना, बिंदी, और बिंदी एक ही तो लगती है, बिने, ये एक ही बिंदी। तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिन्ने ने। याद रह जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसकी एक कमी बड़ी ज्यादा दिन ये चला नहीं मॉडल, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। प्राचीन सिद्धांत था, सबसे पहला सिद्धांत प्राचीन सिद्धांत था ये, प्राचीन सिद्धांत था ये। लेकिन इसने कहा कि बुद्धि सब में, चाहे हवाई जहाज चलाने वाला हो, चाहे किताब पढ़ने वाला हो, चाहे बैलगाड़ी चलाने वाला हो, उसमें बुद्धि क्या है? एक। लेकिन जब इसकी आलोचना हुई तो आलोचना में यह कहा गया कि यार समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति इतिहास में होशियार है तो उसमें बुद्धि है, इतिहास में बहुत प्रकांड पंडित है, या हवाई जहाज बहुत परफेक्ट पायलट है वो, तो जरूरी थोड़ी है कि वो उसमें बुद्धि तो पर्याप्त है। बिने के हिसाब से एक ही कारक होता है, तो मतलब हवाई जहाज बहुत अच्छा चला रहा है तो उसका बुद्धि लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हवाई जहाज चलाने वाला ट्रेन भी वैसे ही चला लेगा, उतनी ही प्रवीणता से चला लेगा। तो ये बात तो गलत है कि हवाई जहाज चलाने वाला हिस्ट्री का बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की जाने लगी और एक विद्वान आए जिनका नाम था जॉनसन। जॉनसन नाम याद रख लेना, जॉनसन। उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की। जॉनसन बेबी पाउडर तो सुना होगा आपने, साबुन आते हैं जॉनसन के, तो उसने इस बिंदी को मिटाने की कोशिश की, इस साबुन ने इसको मिटाने की कोशिश की, और यह सिद्धांत बाद में क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, ज्यादा दिन चला नहीं। तो दो तीन चीजें, यूनिफैक्टर सिद्धांत किसने दिया? बिने ने दिया। इसकी आलोचना किसने की? जॉनसन ने की। इसके साथ में बिने सिद्धांत के बारे में दो विद्वान और थे जिनका नाम था टर्मन और स्टर्न। इन दोनों विद्वानों ने भी इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। तो कई बार सवाल ये पूछ भी लेते हैं, एक कारक सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न। नाम आ जाए, ये टर्मन और बिने नहीं आए तो भी आपको पता है कि एक कारक सिद्धांत के समर्थक कौन थे? स्टर्न थे, और इन्होंने इसको बढ़ाने में योगदान दिया था। तो पहला क्लियर। दूसरे जो सिद्धांत की बात करेंगे, दूसरा जो सिद्धांत है वो था कि जब ये रिजेक्ट हो गया, एक यूनिफैक्टर सिद्धांत रिजेक्ट हो गया, तो उसकी जगह
पहले एक की बात है, अब जो सिद्धांत आया दूसरा उसको बोलते हैं द्विकारक सिद्धांत। क्या, कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी। तो जब एक कारक सिद्धांत रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद में एक विद्वान आए जिनका नाम था स्पीयरमैन। स्पीयरमैन, चित्र में देखना, ये थे विद्वान स्पीयरमैन, और इन्होंने बिने के सिद्धांत एक कारक की जगह कहा कि बुद्धि के कितने कारक होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। और ये विद्वान थे स्पीयरमैन, और ये थे ब्रिटेन के। कहाँ के थे? स्पीयरमैन। ये एक सिद्धांत किसने दिया? पहले तो स्पीयरमैन। स्पीयरमैन। और कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के। ब्रिटेन के साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने ये सिद्धांत दिया, द्विकारक सिद्धांत। उन्होंने कहा कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की बुद्धि होती है। एक होती है सामान्य बुद्धि, समझना इसको, सामान्य बुद्धि, और दूसरी उन्होंने कहा कि विशेष बुद्धि, स्पेशल, विशेष बुद्धि। इसको समझना, उन्होंने कहा कि एक होती है जनरल एप्टीट्यूड, विशेष योग्यता, और एक होती है सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड और स्पेशल एप्टीट्यूड। तो इसके सामान्य के लिए उन्होंने कहा जी फैक्टर, और स्पेशल के लिए कहा एस फैक्टर। जी फैक्टर और क्या हुआ? एस फैक्टर। 2 प्रकार की बुद्धि होती है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। इसको ध्यान से समझना। उन्होंने एक डायग्राम बनाया कि कोई भी काम जो होता है, जैसे ये मुझे काम करना, जैसे ये हवाई जहाज चलाना, मुझे हवाई जहाज चलाने के साथ साथ मुझ में ये स्पेशल योग्यता है, स्पेशल एप्टीट्यूड है, साथ में मुझे मान लो पुस्तक लिखने का शौक भी है। तो ये हुआ पुस्तक लिखने का शौक। तो मेरे पास कितने स्पेशल फैक्टर है? 2। किसी में 3 भी हो सकते हैं, किसी में स्पेशल फैक्टर, स्पेशल एप्टीट्यूड 4 भी हो सकते हैं, एस फैक्टर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी। अलग अलग योग्यता, जिसमें ज्यादा होती है वो ज्यादा काम कर लेता है, तो ज्यादा योग्यताएं हो जाती है। तो उन्होंने स्पीयरमैन ने कहा कि भाई विशेष काम करने के लिए तो विशेष योग्यता होनी चाहिए, विशेष ट्रेनिंग से ये डेवलप होती है, ये भी विशेष ट्रेनिंग से डेवलप हो जाती है। लेकिन इन दोनों कामों के, या तीनों कामों के, या 4 कामों के करने के लिए कुछ ऐसी बुद्धि भी चाहिए जो सब में आवश्यक होती है। ये देखो, इसको काम करने के लिए ये बुद्धि चाहिए। दूसरा, इस काम को करने के लिए कौन सी बुद्धि चाहिए? ये बुद्धि चाहिए। लेकिन इस काम को करने के लिए कुछ बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य, जनरल होती है, और कुछ बुद्धि इसको काम को करने के लिए भी वो क्या चाहिए? सामान्य। जैसे आप हवाई जहाज चला रहे हो, आपको ट्रेनिंग दी हवाई जहाज चलाने की, लेकिन उस हवाई जहाज के दरमियान आपको कुछ बुद्धि ऐसी होती है जो कि आप में जन्मजात होती है। वो काम में लेने से ही आप हवाई जहाज चला सकते हो, हर चीज आपको सिखाई नहीं जा सकती। इस बुद्धि को बोलते हैं सामान्य बुद्धि। और देखो, जी एप्टीट्यूड है, ये क्या होता है? जन्मजात होता है। जी वाला क्या होता है? जन्मजात होता है। जन्मजात, जन्म के साथ ही सामान्य बुद्धि मिलती है। किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। जिसको ज्यादा मिलती है वो क्या होता है? ज्यादा बुद्धिमान होता है। और जिसमें जी फैक्टर कमजोर हो, कम हो, तो वो क्या होता है? कम बुद्धिमान होता है। और जिसमें एस फैक्टर जन्मने के बाद में डेवलप होता है,
जैसे जन्मा तब आपको न तो साइकोलॉजी पढ़नी आती थी, न कोई किताब पढ़नी आती थी, न कोई ट्रैक्टर चलाना आता था, न आपको मोटरसाइकिल चलाना आता था, न कुछ आप मिस्त्री थे, कुछ भी नहीं थे। जैसे आप एक मैकेनिक है, एक और एग्जांपल समझना, आप कोई मैकेनिक है तो मैकेनिक बना कैसे? मैकेनिक बना वो ट्रेनिंग से, जन्मजात मैकेनिक नहीं था वो। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे आपका एक घर में पंखा खराब हो गया, आप मिस्त्री नहीं हो, लेकिन आप में सामान्य बुद्धि होती है, आप उस पंखे को किसी बिना ट्रेनिंग के उसको आप खोलोगे, उतारोगे, उसको कैसे फोल्ड करके फिर उसको देख लोगे छोटा सा वायर कोई खराब तो नहीं है, और उसके बाद में उसको मिस्त्री के पास ले जाओगे। तो ये आपके पास सामान्य बुद्धि तो थी, बाकी विशेष बुद्धि किसके पास थी? उस पंखे की किसके पास थी? मिस्त्री के पास। अब आपने पंखे मैकेनिक वाले सामान्य बुद्धि है, उसी प्रकार आपने कोई किताब पढ़ी तो आपको पता है कि किताब को कैसे खोल के कैसे कहां रखना है, सामान्य से बुद्धि होती है। तो जी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? जन्मजात होता है, आनुवांशिक होता है। यदि पिताजी बुद्धिमान है तो उस बेटे में भी आनुवांशिकता ये मिलेगी कि ये वो बुद्धिमान, कुछ बुद्धि का स्तर अच्छा होगा। और विशेष बुद्धि जन्मने के बाद में डेवलप की जा सकती है, उसमें विशेष योग्यता। तो ये जो मॉडल है इसको समझना, आप किसी भी काम को करने के लिए कुछ अंश, और जिसमें जितना जी फैक्टर ज्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा? बुद्धिमान होगा। अब देखो इसका एक और नाम भी बताया, जी को बोलते हैं जी को समझ सकते हो आप कि जी क्या है। एक एग्जांपल और दूं कि जी क्या है? राजा। और एस क्या है? प्रजा। तो इस सिद्धांत का एक नाम होता है प्रजातांत्रिक सिद्धांत भी इसका नाम देते थे वैसे, लेकिन पेपर आप करते समय केवल आपको टू फैक्टर थ्योरी लिखी हुई आएगी, टू फैक्टर ज्यादा लिखा हुआ आएगा, बाकी आपको जरूरत नहीं होगी। तो इसका नाम है, जी क्या है? राजा के समान है, एस क्या है? प्रजा के समान है। इसे इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राजतंत्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं। नाम याद रखना इसका, राजतंत्रीय सिद्धांत, राजतंत्रीय सिद्धांत। राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं इसको। किसको बोलते हैं? द्विकारक सिद्धांत को। और ये जी फैक्टर और एस फैक्टर दो होते हैं। जी का मतलब सामान्य बुद्धि, और जिसमें जितनी सामान्य बुद्धि ज्यादा हो वो बुद्धि की मात्रा उस व्यक्ति में उतनी ही ज्यादा होती है। चाहे स्पेशल बुद्धि, विशेष एस एप्टीट्यूड है, वो किसी व्यक्ति में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। और ये सिद्धांत किसने दिया? स्पेयर में। द्विकारक, स्पेयर का आपने भाषा में सुना होगा, स्पेयर में रखना चाहिए। एक पेन टूट, क्या पता एक पेन आपके पास परीक्षा में आप जाते हो, एक पेन लेके नहीं जाता बच्चा, क्या करता है? एक पेन स्पेयर में रखता है। स्पेयर का मतलब एक एक्स्ट्रा रखता है। तो एक एक्स्ट्रा का जो सिद्धांत था वो स्पेयर मैन ने दिया, स्पेयर में रखा उन्होंने कि बुद्धि का एक कारक नहीं होता, बुद्धि के कितने कारक होते हैं? दो कारक। कुछ दिन ये सिद्धांत चला, लेकिन स्पेयरमैन को भी पता चलने लगा कि इस सिद्धांत में भी बहुत सारी कमियां हैं। तो उन्होंने एक और सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं त्रिकारक सिद्धांत। ये इन्होंने ही दिया था, त्रिकारक सिद्धांत। ये इसमें कोई ज्यादा मोस्ट नहीं है, ज्यादा दिन चला भी नहीं। त्रिकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत आपको याद रखना है। त्रिकारक सिद्धांत, ये सिद्धांत भी किसने दिया? स्पेयरमैन। त्रिकारक सिद्धांत आपको इतना सा याद रखना है कि उन्होंने कहा कि एक जी और एस जो फैक्टर है उनको मिलाने से, जी प्लस एस फैक्टर को मिलाने से एक और तत्व आता है जिसको सामूहिक तत्व नाम दिया उन्होंने, सामूहिक तत्व। कि उन्होंने कहा कि तीन तत्व होते हैं, एक जी और एक एस और एक उनका टोटल सामूहिक तत्व भी होता है। तो इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत का नाम दे दिया त्रिकारक सिद्धांत। क्या नाम हुआ? त्रिकारक सिद्धांत। क्लियर है? बिने का मॉडल, स्पेयरमैन का मॉडल, और स्पेयरमैन के दो मॉडल थे, द्विकारक और त्रिकारक। क्लियर? क्लियर है तो शेयर करना मत भूलना।
अब बात करता हूं मैं, एक और विद्वान आए जिन्होंने कहा कि न तो बुद्धि के एक फैक्टर होता है, न बुद्धि के 2 फैक्टर होते हैं, न कि 3 फैक्टर होते हैं। तो उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, चौथे नंबर का सिद्धांत दिया, और इसको बोलते हैं बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आया? बहुकारक सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत। इसके एक विद्वान थे जिनका नाम था थॉर्नडाइक। यह आपको चित्र में दिख रहा होगा, एक थॉर्नडाइक चिकित्सक थे। इन्होंने ये थॉर्नडाइक कहां के थे? अमेरिका के। थॉर्नडाइक ने दिया ये सिद्धांत। थॉर्नडाइक, सॉरी, थॉर्नडाइक विद्वान का नाम था थॉर्नडाइक। कहां के थे? अमेरिका के। इन्होंने क्या दिया कि भाई न तो बुद्धि एक कारक बिंदी की तरह नहीं होता, न स्पेयर में इसको रख सकते, ये तो क्या होता है? बहुकारक होता है। मतलब बुद्धि में कितने कारक होते हैं? बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। न तो स्पेशल होती है, न जनरल होती है, बुद्धियां बहुत प्रकार की होती है। और ये कहा था थॉर्नडाइक। कहाँ के थे? अमेरिका के। उन्होंने एक बात कही कि बुद्धि का जो भी विकास होता है, बुद्धि जो बढ़नी होती है, वो कहाँ तक बनती है? 18 वर्ष तक बन जाती है। 18 वर्ष तक बुद्धि का निर्माण हो जाता है। बुद्धि का निर्माण हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि बुद्धि का जो मॉडल होता है वो कैसा होता है? जैसे आपने परमाणु का मॉडल देखा होगा, परमाणु का मॉडल, तो उसमें क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। तो जो बुद्धि का जो परमाणु मॉडल है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक। उन्होंने कहा कि बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। बहुत प्रकार की कैसे होती है कि आदमी या व्यक्ति जितने ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम करेगा उसमें उतने ही फैक्टर बनेंगे और वह उतना ही बुद्धिमान हो जाएगा। समझने इस बात को। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जितने अलग अलग काम करता है उसकी बुद्धि के उतने ही कारक एक्टिव हो जाते हैं और वो व्यक्ति क्या होता है? उतना ही बुद्धिमान बन जाता है। जैसे हमारे लिए मैं एग्जांपल दूं कि जैसे प्रधानमंत्री है, उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हालांकि उसके सहयोग के लिए बहुत सारे होते हैं व्यक्ति, लेकिन वो बहुत अलग अलग क्षेत्र में उसको काम करना पड़ता है। तो उसको देखो, कभी आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा तो उसमें उसको इकोनॉमी आती है, ठीक है, उसमें उसको हिस्ट्री भी आती है, उसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी उसको काफी कुछ पता होती है, उसको साइंस का भी काफी कुछ नॉलेज होता है क्योंकि साइंस के काम भी उसको देखने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कोई व्यक्ति जितने ज्यादा स्पेशल वर्क करता है वो उतना ही बुद्धि। जैसे एक एग्जांपल है अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। तो वो क्या थे? राष्ट्रपति रहे, उससे पहले उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में काम किया, उन्होंने शिक्षक के रूप में भी काम किया। तो बहुत सारे काम उन्होंने किए, तो उनमें बहुत सारे बुद्धि के कारक एक्टिव थे, इसलिए वो क्या हो गए? बहुत सारे बुद्धिमान हो गए। हम याद करते हैं कि आपको और मुझे शायद संसार के लगभग देशों के प्रधानमंत्री याद नहीं हो सकते, देशों की राजधानी याद, देशों के नाम तक याद नहीं होते, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में जब काम करे तो उसको क्या होता है? उस देश की राजधानी ये है, उसको पता होता है, जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो जाते हैं? बहुत सारे कारक है, स्पेशल एक्टिव होते हैं और उसी से बनती है बुद्धि। और ये सिद्धांत दिया था किसने? क्या नाम है इनका? थॉर्नडाइक। और इनके बारे में एक और प्रयोग भी आपको मैं बताऊंगा, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति ये थे। देखो इसमें सॉरी, इसमें परमाणु जो मॉडल है वो
काफी महत्वपूर्ण, कई बार लिखा हुआ था परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल या इसका नाम होता है बालू का सिद्धांत। परमाणु मॉडल या बालू का सिद्धांत नाम भी इसका दिया गया है, परमाणुवादी सिद्धांत या बालू का। बालू का मतलब जैसे बालू का ढेर होता है, जैसे एक टीला है, तो टीले में क्या होता है, टीले में बहुत सारे मिट्टी के कण होते हैं ऐसे, तो इसलिए ये इतने फैक्टर होते हैं व्यक्ति में, और जिसमें जितने ज्यादा फैक्टर वो उतना ही क्या होता है, बुद्धिमान होता है। किसी में कम फैक्टर, इसलिए कहते हैं ना जैसे कई व्यक्ति क्या होता है ज्यादा संघर्ष करते हैं, तो उनमें बुद्धि का डेवलपमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसके दो नाम और याद रख लेना, पहला नाम इसका है कि बालू का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, और दूसरा परमाणुवादी सिद्धांत। नाम में लिख दूं बालू का सिद्धांत, ये बालू का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, और दूसरा है परमाणु सिद्धांत। परमाणु मॉडल मध्य देना, आप साइंस की चीज है, परमाणु मॉडल नहीं बोल सकते इसको, इसका नाम है परमाणुवादी सिद्धांत। परमाणुवादी सिद्धांत, ये परमाणु है ना, परमाणु आपने देखा है, साइंस के स्टूडेंट आप जानते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा, जिसमें स्पेशल योग्यताएं हो, जितने ज्यादा काम करता हो, तो उसमें बहुत सारे कारक है बुद्धि में जुड़ते जाते हैं, और उसकी बुद्धि क्या होती है, बड़ी होती है, बुद्धिमान होता है। ये था बहुकारक सिद्धांत। तो हमने आज 4 सिद्धांतों पे चर्चा की, 4 सिद्धांतों पे चर्चा की और चारों सिद्धांतों को समझा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी लेकर आपके जो बचे हुए सिद्धांत हैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें नाम मैं बता दूं सबसे जो मोस्ट है वो बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल, त्रिआयामी जो गिलफोर्ड का है उसको, और साथ में एक समूह कारक सिद्धांत है उसको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा।